स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25। 4 सितंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की ही इस वीडियो में हम लास्ट 2 वीडियोज़ के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पालमपुर गाँव की कहानी भाग 3। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि पालमपुर गाँव में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं और कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। क्या कठिनाई है वो? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र को वस्तुतः स्थिर है। अब देखिए, एक बात बताइए, जो हमारे पास लैंड है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? जो चीज भूमि तो फिक्स्ड है ना, तो पालमपुर की भूमि भी फिक्स्ड है। उनके एरिया में जितनी लैंड है, आप ऐसा सोचो कि चलो इसमें पानी डाल दो तो ये उग जाएगी, या कुछ नदियों में हम बंद करके उसको लैंड बना ले, तो पॉसिबल ही नहीं है। भूमि स्थिर होती है, भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। घटाया जरूर, तुम कृषि योग्य जो भूमि है उसको घटा जरूर सकते हैं, पर बढ़ाने के लिए कठिनाइयां होंगी। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें लगाता है, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा व्यवस्था है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा अगर फसल की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसलें जब एक साल में एक से ज्यादा फसलें लगाई जाए। तो पालमपुर में हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे बिजली है, हैंडपंप्स लगे हुए हैं, तो ये सुविधा वहाँ पर अवेलेबल है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। तो वहीं पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें तो लगाते हैं। तो वहीं दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना है। 1960 के दशक में क्या हुआ था? हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति में क्या किया था? जब भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न की कमी हो गई थी और उसके जो दाम थे वो बढ़ गए थे। एक तो वैसे ही खाद्यान्न नहीं है, दाम बढ़ गए हैं। बिहार में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ था। तो इसके लिए भारतीय जो किसान थे उनको एक बीज दिया गया था, वो था HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी वाला जो बीज था, ये दिया गया था, जिसके द्वारा गेहूं चावल की खेती करने के नए तरीके सिखाए गए। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया और सबसे अच्छा असर इन बीजों का इन 3 राज्यों पर ही पड़ा था। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों का रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक चीजों का प्रयोग करते हुए गेहूं की पैदावार प्राप्त की। अकेला बीज ही नहीं, इसके अलावा सिंचाई भी चाहिए, रासायनिक उर्वरक भी चाहिए और कीटनाशक दवाइयां भी चाहिए। परंतु हुआ क्या? हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति थी वो कम हो गई। भैया, आप केमिकल ज्यादा यूज करोगे, फर्टिलाइजर ज्यादा मतलब आप यूज करोगे, तो मिट्टी की जो नेचुरल है वो तो प्राकृतिक रूप से खराबी हो रही है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के अंदर का जो जल है वो भी कम होने लग गया। अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी कम हो गया। अतः कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आज हम जी ले और भविष्य के बारे में ना सोचें। खेती के लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहीं दुर्भाग्यवश खेती में काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। अगर पालमपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। वहीं 240 परिवार सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर काम करते हैं। हमने पढ़ा था ना, 480 फैमिली है। 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो वहीं जिनमें से कुछ बड़े किसान के पास तो 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। वही वाली बात है, समानता नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत भूमि है और बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल कम भूमि है। तो ये वही वाली बात हो गई कि पिज्जा बांटा तो एक टुकड़ा दे दिया 80 लोगों को और इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया 20 लोगों को। आगे अगर हम पढ़े तो जो छोटे और जो मझोले किसान होते हैं, इनके पास खुद का तो पैसा होता नहीं। छोटे किसान क्या करते हैं? इन बड़े किसानों से उधार लेते हैं। वहीं जो मझोले और बड़े किसान होते हैं ये अपनी बचत से खेती करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है जो देखने में आता है। तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है पालमपुर की कहानी में कि किस प्रकार की समस्याएं हैं जो पालमपुर के लोग फेस करते हैं, या पालमपुर के वो लोग जो कि गरीब है, जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, वो फेस कर रहे हैं। तो प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक अगर फसलें लगाई जाती हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? बहुविध फसल प्रणाली।
प्रश्न दूसरा, हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम देखने को मिले? सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी वो खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, और नलकूपों के कारण जो धरती के नीचे का पानी था, भौम जल स्तर था, वो भी कम हो गया था। प्रश्न तीसरा, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, उदाहरण बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो आधुनिक कृषि विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये सारे, ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ये सारे आधुनिक तकनीकें हैं। अधिक उपजाऊ वाले बीजों का प्रयोग करना, उर्वरक का, कीटनाशक चीज़ों का, बांध जैसे कि सिंचाई है, ट्रैक्टर, डीजल, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। डीजल किसके लिए चाहिए? ट्रैक्टर के लिए चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, पहला तरीका जिससे कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, बहुविध फसल प्रणाली भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि हम एक साल में एक से ज़्यादा प्रकार की फसलें लगा के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न चौथा, छोटे किसानों से भिन्न मझोले और बड़े किसान कृषि के लिए पूंजी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? मझोले और बड़े किसानों के पास पैसा कहाँ से आता है? अपनी बचत होती है, खुद की सेविंग्स होती है, वो वहाँ से कर लेते हैं। वहीं जो छोटे किसान है वो उधार लेकर कृषि करते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।